अच्छा जी। आज ज़्यादातर जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कशंस ही है, कोई बहुत ज़्यादा जो है वो बातें नहीं है। लेकिन इसमें एक तो ये है कि हमने थोड़ा सा यहाँ पर मैस एक्सटिंक्शंस के हवाले से जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है ना, दो तरह की जो है वो चीज़ें हमने आज पढ़नी है। एक तो ये कि जो साइंटिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ मिलियन साल बाद कि क्या मैस एक्सटिंक्शन हो सकती है या नहीं। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा हमने ये देखना है कि मैस एक्सटिंक्शन का नतीजा क्या निकल सकता है, जो कि हम काफ़ी हद तक कल भी देख चुके थे। तो नंबर वन तो हमारा ये टारगेट है कि जो एक्सटिंक्शन है क्या वो अभी भी एक्सपेक्टेड है, या अभी बस ये है कि बातों की हद तक है। देखिए, अगर आप कहते हैं ना कि मैस एक्सटिंक्शन जो है वो वाकई होनी है, तो इस हवाले से थोड़ा सा ये है कि ये 100% मतलब इसके ऊपर जो है ना कि 100% कॉन्सेंसस, जो साइंटिस्ट का 100% फैसला है, जो मुत्तफ़िका फैसला है, वो नहीं है। ठीक है, इज़ नॉट प्रेजेंट। साइंटिस्ट अभी तक 100% इस बात पे एग्री नहीं है कि वाकई में कोई मैस एक्सटिंक्शन आनी है। नो। हाँ, इसमें यह है कि मैस एक्सटिंक्शन के हवाले से चंद एक बातें जो वो करते हैं वो ये है कि द आप यूँ कह लीजिए कि ए फॉरेस्टेशन में हम जो कहते हैं कि क्या चीज़ें होती है ख़ास तौर पर, इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। नंबर वन, हैबिटाट डिस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, उस हैबिटाट डिस्ट्रक्शन के नतीजे में एक काम होता है जो कि बहुत ही ख़तरनाक होता है। वो क्या है? वो ये है कि आपके बहुत से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आइदर दे आर डाइड और दे माइग्रेट। ठीक है, तो वो हैबिटाट डिस्ट्रक्शन हो जाती है। हाँ, एक चीज़ इसमें बड़ी अलार्मिंग है, जो सिचुएशन जो यहाँ पर लिखी हुई है, एक फिगर लिखी हुई है कि पिछले 400 सालों में कितनी स्पीशीज़ अभी तक डेड हो चुकी हैं। तो ये इस लिहाज से, वो भी अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि उस लिहाज से अगर आप देखें तो मैस एक्सटिंक्शन अगरचे कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले हमें क्या पता है कि जितनी भी मैस एक्सटिंक्शन आई हैं उनमें कोई ना कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हुआ है, कोई बहुत खौफनाक इवेंट हुआ है जिसके नतीजे में मैस एक्सटिंक्शन हुई है। जैसे लावाज के हमने वॉल्केनोज की बात की, जैसे हमने बात की इसकी क्या क्या बात की थी हमने कल, वॉल्केनोज की, मेटेरॉइड की बात की थी। ठीक है, किसी डिजीज़ की बात की थी, फूड स्कार्सिटी की बात की थी। डिफरेंट वजूहात थी जिसकी वजह से जो है वो एक्सटिंक्शन हुई थी। साइंटिस्ट के मुताबिक इस वक्त अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ मुतवक्को नहीं है कि कोई मैस एक्सटिंक्शन उस तरह की होगी। लेकिन एक चीज़ जो साइंटिस्ट अभी इस वक्त जो है वो जिसका अंदाज़ा थोड़ा सा जो साइंटिस्ट लगा रहे हैं, वो ये है कि देयर मे बी एन आइस एज आफ्टर सेवरल ईयर्स, कुछ 100 साल बाद देयर मे बी एन आइस एज। ठीक है, एक ये वो चीज़ है जो कि विच कैन लीड टू एक्सटिंक्शन। ख़ास तौर पे बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अडेप्ट नहीं कर सकते, उनकी एक्सटिंक्शन जो है वो इसमें हो सकती है। दूसरी चीज़ कि इवन हमने खुद ही इतना इन्वायरमेंट ख़राब कर दिया है कि हम ही किसी ना किसी एक्सटिंक्शन का ज़रिया बन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हम हैबिटाट डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिजम्स की माइग्रेशन करने का बायस बनते हैं। हम जो है वो इकोलॉजिकली, यहाँ पर हम इकोलॉजिकल चेंज ले आते हैं। अब इकोलॉजिकल चेंज से क्या मुराद है, ये भी एक बड़ी मज़े की बात है कि हम एक और चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन कर रहे हैं। और वो क्या चीज़ है? वो है कि हम प्रेडेटर्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। प्रेडेटर्स इंट्रोडक्शन मतलब किसी भी जगह पर हम नए प्रेडेटर्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और ये प्रेडेटर्स का आना डेवेस्टेटिंग हो सकता है, डेवेस्टेटिंग। या हम उस जगह पर प्रेडेटर्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, या हम उस जगह पर प्रेडेटर्स को किल कर रहे हैं। प्रेडेटर किलिंग। अब दोनों बड़े ख़तरनाक हैं। दोनों क्यों ख़तरनाक हैं? अगर आप प्रेडेटर इंट्रोड्यूस करवाते तो उस जगह पर जो वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स की, उस जगह पर जो ऑर्गेनिजम्स जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो वहाँ पर ऑलरेडी रह रहे थे, उन्होंने इकोसिस्टम को बैलेंस रखा हुआ था। प्रेडेटर के आने की वजह से वो ऑर्गेनिज्म क्या होना शुरू हो गए हैं? मरना शुरू हो गए हैं। उन ऑर्गेनिजम्स की कंजम्पशन शुरू हो गई है, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म जिन्होंने बैलेंस कायम रखा हुआ था, वो ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई प्रेडेटर बर्ड इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, जैसे कोई हॉक है, उकाब है, वो आप इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, तो उसका इफेक्ट डेवेस्टेटिंग हो सकता है, बड़ा खौफनाक हो सकता है। ठीक है, तो वो भी है।
फिर अगर कोई आप टेट्रापोड कोई और जैसे लायन चीता वगैरह इंट्रोड्यूस करवा देते वो भी है, कोई इंसेक्ट ऐसा करवा देते जो कि आपके उस इलाके के प्लांट्स को तबाह कर देता है। अब पहले एक बैलेंस बना हुआ था, आपने उस बैलेंस का बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है। दूसरा क्या चीज़ हो सकती है, दूसरी ये चीज़ हो सकती है कि आप किसी जगह पर मौजूद प्रेडेटर्स जो हैं उनको क्या कर दें, ख़त्म कर दें। जब आप किसी जगह पर मौजूद प्रेडेटर्स को बेटा ख़त्म करते हैं ना, तो तब भी आपका जो एक इकोलॉजी होती है उस एरिया की वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस तरह के डिफरेंट जो हैं वो तरीके जो हमने शुरू किया हुआ है उसमें आप ये मैंने किस बोर्ड पे शुरू कर दिया, नीचे तो भी आ रहा था, चलो खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि वी मे बी आर द कॉज ऑफ मैस एक्सटिंक्शन। अगर तो कोई कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट नहीं आता ना, तो हम ही कॉज हो सकते हैं। उसकी वजह क्या है, ये मैं आपको अभी एक फिगर बताता हूँ। फिगर है बेटा पिछले 400 साल में 1000 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। अब ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं 1000 पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीशीज की बात नहीं कर रहा, किसी एक स्पीशीज की 1000 पॉपुलेशन नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं 1000 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई हैं दुनिया में। जहां जहां वो स्पीशीज थी वो खत्म हो चुकी हैं। उनमें से एक स्पीशीज की अगर 1000 पॉपुलेशंस भी थी वो भी खत्म हो चुकी हैं। एक स्पीशीज की अगर 50 पॉपुलेशंस भी थी वो भी खत्म हो चुकी हैं। सिर्फ कितने अरसे में, सिर्फ 400 सालों में। और एक स्पीशीज बनते कितने साल लगते हैं, एक स्पीशीज बनते आम तौर पर हमने उस वक्त पढ़ा था, मैं अगर इस फिगर से मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन हमने क्या कहा था, 5 लाख साल लगते हैं दो स्पीशीज को एक दूसरे से सेपरेट होते हुए, दो पॉपुलेशन को डिफरेंट स्पीशीज बनते हुए। पिछले चैप्टर में ये फिगर लिखा हुआ। और आपने 400 सालों में 1000 स्पीशीज उड़ा के रख दी। और ये 1000 स्पीशीज सिर्फ एनिमल्स की नहीं है, ओवरऑल है, लेकिन 1000 स्पीशीज बहुत बहुत ही बड़ा फिगर है भाई। आप 50 स्पीशीज की बात करें वही बहुत बड़ी बात होती है, 1000 स्पीशीज आप जो है वो उड़ा चुके हैं पिछले 400 सालों में। छोटा सा फिगर है। अभी आप जितना लंबा टाइम स्पैन पढ़ के आए हैं, अर्थ की पैदाइश से लेकर मॉडर्न टाइम्स तक, ह्यूमन को प्रोड्यूस हुए 0.2 सेकेंड्स हुए हैं। अगर आप उस पूरे टाइम को उसमें जो है वो जम करते हैं 1 घंटे में, तो ह्यूमन को तो 400 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप अर्थ के टाइम के हिसाब से देखते हैं तो आपने 0.01 सेकंड में 400 स्पीशीज 1000 स्पीशीज उड़ा के रख दी। अगर आप अर्थ के टाइम के हिसाब से देखते हैं तो 0.01 सेकेंड्स में ऑलमोस्ट आपने अब ह्यूमन का पहला ह्यूमन हमने कल क्या पढ़ा था, पहला ह्यूमन जो है, फर्स्ट ह्यूमन, वो आपको फर्स्ट होमोसेपियन जो है वो आपको कब मिलता है, वो आपको बड़े ही छोटे टाइम, थोड़े से टाइम पहले मिलता है। वो आपको मिलता है 1,95,000 साल, विच इज़ नथिंग। ठीक है, कोई भी छोटा सा फिगर है ये, अर्थ की एज के हवाले से छोटा सा फिगर है 1,95,000 साल। आपने 400 साल में, अब आप इन दोनों को कंपेयर करें बेटा, ये 1,95,000 साल कितने सेकंड बन रहे हैं, 0.2 सेकंड्स। अब आप इसको रिड्यूस करते हैं, सिर्फ 400 सालों में आपने 1000 स्पीशीज उड़ा के रख दी हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन की वजह से हुआ। 0.2 सेकेंड्स हुए हैं अभी ह्यूमन को इवॉल्व हुए, और उसके अलावा आप खुद ही अंदाज़ा कर लीजिए। तो ये जो फिगर है ये इंतहाई खौफनाक है। और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट आए या ना आए, लेकिन ह्यूमन इम्पैक्ट बहुत बुरी तरह अर्थ के ऊपर जो है वो ये क्रिएट कर चुका है, एक्सटिंक्शन के लिए राह हमवार कर चुका है ह्यूमन इम्पैक्ट। ठीक है, यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है, इस जगह पर ना, ये देखिए, मोर देन 1000 स्पीशीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन द लास्ट 400 years. This rate is 100 to 1000 टाइम द टिपिकल बैकग्राउंड रेट सीन इन द फॉसिल रिकॉर्ड। यानी इवन, जाहिर है कैसे, किसने इनको वो करना था, एक्सटिंक्ट करना था। साइंटिस्ट कहते हैं कि इवन पिछले जितनी भी हमें जो है वो फॉसिल हिस्ट्री मिलती है उसमें एक्सटिंक्शन इस रेट पर नहीं हुई जिस रेट पे हम एक्सटिंक्शन कर बैठे हैं। जिस रेट पे हम एक्सटिंक्शन कर बैठे हैं उस रेट पे फॉसिल्स में, ये फॉसिल टाइम से तकरीबन 100 से 1000 गुना ज्यादा रेट है जिस पे हम एक्सटिंक्शन कर बैठे हैं।
तो हमारा जो है वो बहुत बड़ा कसूर है इस अर्थ को ख़राब करने में, और हमने ठीक ठाक जो है वो बेड़ा गर्क किया है। जैसे यहाँ देखिए, रिसेंट स्टडीज ऑन वैरायटी इंक्लूडिंग लिजर्ड्स, पाइन ट्रीज एंड पोलर बियर सजेस्ट दैट क्लाइमेट चेंज में हेस्टन सम ऑफ द दीज डिक्लाइंस। अब क्लाइमेट चेंज का बायस कौन बन रहा है? अब प्रॉब्लम ये है कि हम इस वक्त जो है वो जो आपका बाबा गूगल है, जिसने हमें बिला वजह जो है ना वो फॉल्स इंफॉर्मेशन भी फैलाना शुरू की हुई है, वो अकॉर्डिंग टू फॉल्स न्यूज़, अकॉर्डिंग टू फॉल्स परसेप्शंस। अब फॉल्स परसेप्शंस क्या है? वो है क्लाइमेट चेंज इज़ फेक। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, अब जाहिर है गूगल का काम तो ये है कि वो आपको चीज़ निकाल के दे देगा, क्लाइमेट चेंज इज़ फेक। अब ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जिस पे बहुत से लोगों ने बिलीव करना शुरू कर दिया है, ख़ास तौर पर ये जो बिल्कुल वैसे ही जैसे वैक्सीनेशन है ना कि वो सब बकवास है, कोई पता नहीं क्या करने वाले हैं वो लोग, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन क्लाइमेट चेंज जो है वो टेरेबल चीज़ है। क्लाइमेट चेंज इज़ अ टेरेबल फैक्टर एडिंग इन मैस एक्सटिंक्शन। आपके क्लाइमेट चेंज ने उड़ा के रख दिया है अर्थ की पानी के अंदर एक्वाटिक स्पीशीज को उड़ा के रख दिया है। आपके पोलर स्पीशीज जो है वो इस वक्त खतरे में हैं। आपके यहाँ पे इतनी इतनी बुरी तरह से जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं स्पीशीज। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, आप रेन फॉरेस्ट उड़ा के रख देते हैं, ठीक है, डिफरेंट एरियाज में आप फॉरेस्ट उड़ा के रख देते हैं जस्ट टू क्रिएट रेजिडेंशियल एरियाज, या फिर ये है कि अपना वैसे ही कोई कोई आपने फैक्ट्री वगैरह लगानी है, कोई ज़रूरी ज़मीन बनानी है, आप पूरे पूरे जंगल उड़ा देते हैं, उजाड़ के रख देते हैं। ये जो चीज़ है, दिस इज़ डेविस्टेटिंग। मैं कुछ अर्सा पहले पढ़ रहा था, एक आर्टिकल था, और वो क्या था कि कुछ साइंटिस्ट ने ना एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखी क्लाइमेट चेंज के बारे में, और उसको आर्कटिक एरिया में बर्फ़ के ऐसे ग्लेशियर में रख दिया कि जिसके बारे में साइंटिस्ट्स का ख्याल ये था कि ये बोतल अगर इस ग्लेशियर में है तो हमें अगले 70 साल बाद मिलेगी अगर हालात यही रहे तो। इस तरह से रख दिया उसको कि वो ग्लेशियर पिघलेगा, उस ग्लेशियर के पिघलने पे ये बोतल उसमें से निकलेगी, 70 साल लगेंगे, कम से कम 70-80 साल। वो बोतल उनको अफ्रीका के साहिल पे 4 साल बाद मिल गई। मतलब यहाँ पर वो लोग जो थोड़ा सा समझते हैं इस चीज़ को, वो खौफ के मारे उनकी ज़बानें बंद हो जाती। एक टारगेट आपने रखा हुआ 70 साल का, और आपको पता है कि वो चीज़ आपको, चलो यार 70 नसीब 50 साल में मिल जाती है आपको, मैं कहता हूँ आपको 30 साल में मिल जाती, ठीक है, 30 साल में, बहुत तेज़ रेट है वो भी। 4 साल बाद, 2014 में रखा और 2019 में, हाँ 5 साल बाद, 2014 में उन्होंने वो पहले आप लोगों को याद होगा, कभी कोई वो किसी ने पैगाम पहुंचाना होता था, बड़े पुराने तरीके फिल्मों में भी अक्सर दिखाते हैं, वो कागज़ का कोई टुकड़ा उस पर लिख के रोल करके बोतल में घुसा के ऊपर कॉर्क देते हैं और उसको समंदर में फेंक देते हैं। चलो भाई वो पहुंच जाएगा कहीं ना कहीं, समंदर का रुख इस तरफ है, कभी ना कभी तो मेरा ये पैगाम, ये चीज़ जो है ये उस मुल्क तक पहुँच ही जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। उन्होंने उसी तरह भर के रखी कि चलो अंदाज़ा ये है, लेकिन चलो 50 साल बाद मिल जाएगा, 45 साल बाद। 5 साल बाद वो बोतल उनको अफ्रीका के साहिल पर मिली, और वो भी रिपोर्ट किया गया कि ये कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ। इस तरह से ह्यूमन ने मैस एक्सटिंक्शन, इतनी इंसेक्ट स्पीशीज खत्म हो चुकी हैं। जस्ट क्या वजह है? क्लाइमेट शिफ्ट। क्लाइमेट शिफ्ट हो रहा है, एक जगह पे जो मौसम था उनका रिप्रोडक्शन का, मौसम ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो मौसम यकदम शिफ्ट हो गया सर्दी की तरफ। उस मौसम के यकदम शिफ्ट हो जाने की वजह से इतना डेवस्टेटिंग इफेक्ट आया कि उड़ के रह गया सारा का सारा, जो इंसेक्ट स्पीशीज उस एरिया के हैं वो ख़त्म होकर रह गई। तो अब इस लिहाज से अगर आप देखते हैं तो ह्यूमन असल को, इस वक्त की जो मैस एक्सटिंक्शन है उसके पीछे जो कॉज है वो ह्यूमन है। और ये वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि हमने अगर हमें अगर कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट नहीं भी मिल रहा, तब भी हम खुद ही इतना बड़ा कैटास्ट्रॉफिक स्पीशीज़ हैं कि हमने ही बेड़ा गर्क किया हुआ है अर्थ के ऊपर इन ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, overall the evidence suggests that unless dramatic actions are taken, a sixth human caused mass extinction is likely to occur within next few centuries. आपकी
जो हरकतें हैं क्लाइमेट शिफ्ट की वजह से एक अच्छी खासी बड़ी मैस एक्सटिंक्शन कॉज हो सकती है। और वो मैस एक्सटिंक्शन किस तरह की होगी ये भी आप सुनिए। वो मैस एक्सटिंक्शन उस तरह की नहीं होगी बेटा जिस तरह की डायनासोर की हुई थी क्रिटेशियस पीरियड में, क्योंकि उसमें कम ऑर्गेनिज्म मरे थे। वो मैस एक्सटिंक्शन उस तरह की होगी जिस तरह की फेनेरोजोइक ईयन के पेलियोजोइक इरा के पर्मियन पीरियड में हुई थी। जुरासिक पीरियड से जस्ट पहले का पीरियड है पर्मियन पीरियड, जो पेलियोजोइक इरा का आखिरी पीरियड है। पेलियोजोइक इरा का आखिरी पीरियड पर्मियन है, मीसोजोइक इरा का पहला पीरियड जुरासिक है। अब इनके दरमियान में बहुत बड़ी एक्सटिंक्शन प्रिवेल कर रही है, बहुत ह्यूज, जिसमें 96% ऑफ मैरीन स्पीशीज खत्म हो गई थी। उससे भी बड़ी एक्सटिंक्शन एक्सपेक्टेड है अगर जो क्लाइमेट चेंज और इस तरह की चीज़ें इनके लिए ड्रामेटिक स्टेप्स ना लिए गए। और इस वक्त दुनिया की जो हालत है, एक मुल्क के लोग आपस में मुत्तफिक नहीं है तो फिर पूरी दुनिया इसके लिए कहाँ मुत्तहिद हो सकती। तो इस लिहाज से आप कहते हैं कि हालात इस लिहाज से क्लाइमेट चेंज और मैस एक्सटिंक्शन की तरफ लेकर जा रहे हैं। अच्छा, फिर एक और बात, और वो क्या है कि एक तो पहली बात यह है कि मैस एक्सटिंक्शन के बारे में मैंने आपको ये बात बड़ी अच्छे तरीके से समझाई थी कि इसमें यह हरगिज़ नहीं होता कि मैस एक्सटिंक्शन में तमाम स्पीशीज़ मर जाती हैं, वरना आज मैमल एग्जिस्ट ना कर रहे होते। ख़ास तौर पे जब डायनासोर्स थे उस वक्त जब एक्सटिंक्शन हुई है, तो उसके बाद से अगर आप कहें तो सवाल नहीं पैदा होता कि ह्यूमन एग्जिस्ट कर सकता अगर तमाम ऑर्गेनिज्म मर जाते और लाइफ दोबारा बनी होती, सवाल नहीं पैदा होता। तो कहने से मुराद ये है कि ये जो मैस एक्सटिंक्शंस है इसमें बहुत बड़ी बड़ी स्पीशीज जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, और अर्थ को वापस आने में, वापस दोबारा से लिविंग ऑब्जेक्ट्स को जो है वो इट टिपिकली टेक्स 5 to 10 millions फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ टू रिकवर द प्रीवियस लेवल्स आफ्टर मैस एक्सटिंक्शन। 5 से 10 मिलियन साल लगते हैं कम अज कम। ये अच्छा, ये कौन सी एक्सटिंक्शन की बात हो रही है बेटा? ये उस वाली एक्सटिंक्शन की बात हो रही है जो कब हुई थी? क्रिटेशियस में। क्रिटेशियस वो जो कि मीसोजोइक का आखिरी पीरियड है, ठीक है, मीसोजोइक का आखिरी पीरियड है क्रिटेशियस, डायनासोर्स वाली एक्सटिंक्शन 5 से 10 मिलियन साल। लेकिन it took about 100 million years for the number of marine families to recover after the Permian mass extinction. Permian mass extinction जो थी उसके बाद 100 मिलियन साल लगे थे, यानी 0.1 बिलियन ईयर्स लगे थे परमियन मैस एक्सटिंक्शन के बाद अर्थ को दोबारा से अपने जो है वो अर्थ को दोबारा से अपनी लाइफ या समंदरों में दोबारा से उतने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म रिकवर करने में 100 मिलियन साल लगे अर्थ को परमियन एक्सटिंक्शन के बाद। और ये जो एक्सटिंक्शन है जो डायनासोर्स वाली है वो कम थी, उसमें थोड़ा कम टाइम लगा। लेकिन ये जो इस वक्त एक्सटिंक्शन चल रही है ये उन दोनों से बड़ी है। इस वक्त जो ह्यूमन कर रहा है काम ये उन दोनों से बड़ी है, और उन दोनों से बड़े होने की वजह से ये बहुत ह्यूज किस्म के इफेक्ट्स ला सकती है। यानी 100 मिलियन क्या 200 मिलियन ईयर्स में भी शायद अर्थ अपनी स्पीशीज को दोबारा रिकवर ना करे, क्योंकि अगर आप सिर्फ 400 सालों में 1000 स्पीशीज एक्सटिंक्ट कर सकते हैं तो अगले 100 सालों में आप कुछ भी कर सकते हैं। These are the news about the mass extinctions। और ये है जिसकी वजह से साइंटिस्ट कहते हैं कि कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होता है या नहीं होता, क्योंकि पहले तो ऑर्गेनिज्म मरते थे कैटास्ट्रॉफिक इवेंट के नतीजे में, वो होता है या नहीं होता। लेकिन ह्यूमन ने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मैस एक्सटिंक्शन के लिए स्टेज सेट किया हुआ है। और उसके बाद फिर मैस एक्सटिंक्शन का एक नुकसान और भी होता है। मैस एक्सटिंक्शन का एक नुकसान ये होता है कि ये देखा गया है कि पिछले दोनों मैस एक्सटिंक्शंस में प्रेडिटर्स एकदम ज़्यादा हो गए थे। प्रेडिटर्स, क्योंकि प्रेडिटर्स जो होते हैं वो सर्वाइव अच्छे तरीके से इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने ये नहीं खाने होते, पौधे नहीं खाने होते। अब पौधे ज़्यादातर मैस एक्सटिंक्शन का जो तख्ता मश्क होता है ना उसमें पौधे ज़्यादातर होते हैं, ज़्यादातर पौधे मरते हैं, ख़त्म होते हैं। हर्बी वो तो बेचारे वो तो
वहीं पर मरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उस रेट को डबल करने का नतीजा किसका निकलता है? वो होते हैं जो कि कार्निवोर्स होते हैं, जो प्रेडेटर्स होते हैं। प्रेडेटर्स ज़्यादा हो जाते हैं। फिर प्रेडेटर्स का एक और नुकसान भी होता है, प्रेडेटर्स दूसरी स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म को भी खाते हैं और अपनी स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म को भी खा सकते हैं। अब ये जो सिचुएशन है, इसमें प्रेडेटर्स ज़्यादा प्रिवेल करते हैं। तो मैस एक्सटिंक्शन के नतीजे में जो ज़्यादा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला मामला होगा वो प्रेडेटर्स का होगा, और प्रेडेटर स्पीशीज फिर ऐसे मौके पर फिर ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट वुड बी लीडिंग टू अनदर प्रॉब्लम के प्रेडेटर स्पीशीज ज़्यादा होती रहेंगी। ठीक है जी। इसके बाद आया था एक टॉपिक अडेप्टिव रेडिएशंस। ये अडेप्टिव रेडिएशन का टॉपिक बेटा ये एज सच कुछ भी नहीं है। बेसिकली आपको अडेप्टिव रेडिएशन में क्या बताया जाता है, इसको ज़रा समझ लेते हैं हम ज़्यादा अच्छे तरीके से, ताकि जो अडेप्टिव रेडिएशन में हमें प्रॉब्लम ना आए। लेकिन ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो ख़ास तौर पे यहाँ पर कोई इस तरह का डिस्कस हुआ हुआ है ख़ास तौर पे, या फिर आप लोगों को इसको समझने में कोई मुश्किल आएगी। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक जो है ये एक्चुअली ये टॉपिक असल में आप दरमियान में टाइम के साथ साथ पढ़ते आए हैं। अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब ये होता है कि हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ डिसेंडेंट्स अ स्पीशीज, और ये कौन सी स्पीशीज की बात हो रही है? एंसेस्ट्रल। हाउ मेनी ग्रुप ऑफ डिसेंडेंट्स अ स्पीशीज इवॉल्व इनटू, एंड हाउ मेनी ऑफ देम सर्वाइव्स। कितनी स्पीशीज जो हैं वो यानी इसका मतलब ये होगा कि फ़र्ज़ करें कि ये एंसेस्टर है और ये जो है वो 2 से 3 स्पीशीज़, न्यू स्पीशीज़ जो हैं या 4 स्पीशीज़, इनमें चेंज होता है बी सी डी ई, इससे 4 लिनिएजेस निकलती हैं। या यूँ कह लीजिए कि ये इससे जो है वो 2 लिनिएजेस निकलती हैं, और इससे 2 लिनिएजेस निकलने के बाद इससे भी फिर 2 निकलती हैं। अब ये जो, इसको बी और सी कह लें, इसको डी और ई कह लें, ठीक है। अब ये जो हैं दीज ऑल आर रेडिएशंस, ये इस एक एंसेस्ट्रल स्पीशीज की क्या हैं? ये इस एक एंसेस्ट्रल स्पीशीज की रेडिएशंस है, अडेप्टिव रेडिएशंस हैं। यानी ये एक एंसेस्ट्रल स्पीशीज कितने ज़मानों से गुजर के आज तक उसके डिसेंडेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसको आप कहते हैं रेडिएशन, अडेप्टिव रेडिएशन। अब सबसे पहले तो एक मिनट बेटा ठहरिएगा। सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए कि इसका ये अडेप्टेशन, होम्योस्टेसिस और एक्लिमेटाइजेशन में क्या फ़र्क है? सर होम्योस्टेसिस तो वही है ना, हम कहते हैं कि लाइफ जिसको कहते हैं होम्योस्टेसिस, जो हमारा बॉडी खुद मेंटेन करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन होते हैं। सर एडाप्टेशन तो वो है ना कि हम अडॉप्ट करें किसी इन्वायरमेंट को, हार्श कंडीशन वगैरह होते हैं उनको अडॉप्ट करें और वहां सरवाइव करना सीख जाए। सर अकमटलाइजेशन ये जो है, सर ये जो आपने पढ़ाया था कि जब हम किसी पहाड़ पे चले जाते हैं, आरबीसी की कंसंट्रेशन वहां बढ़ने शुरू हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन वहां कम होने वाला है, तो वहां हमारी बॉडी फोर्स करती है कि लाजमन आपको ये मतलब करना है कि ऑक्सीजन के लिए। सर तो यही है। तो अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या एक्लिमेटाइजेशन और अडेप्टेशन में कोई फ़र्क है? आप उस इन्वायरमेंट को जाके अडेप्ट कर लिया ना, आपने उस इन्वायरमेंट को जाके आपने अडेप्ट कर लिया। जी सर, डिफरेंस जो है ना, एक हमारी बॉडी है जो फोर्स कर रहा है किसी चीज के लिए सर, और दूसरा एडाप्टेशन वे है कि हम वहाँ खुद सरवाइव करना, मतलब हम उस एनवायरनमेंट को खुद अपना बनाना चाहते हैं। जिस तरह से सर, जिस तरह से ये पौधे वगैरह होते हैं, अगर प्रीडेटर से बचने वगैरह के लिए स्पाइन अपने ऊपर ला देते हैं कि स्पाइन आ जाए तो वो उसने कोई चीज खा ना सके, तो सर ये एक एडाप्टेशन है। सर एडाप्टेशन काफी वक्त के लिए होता है, और जो दूसरा जो लफ्ज नहीं आ रहा मुझे, लेकिन सर ये कुछ वक्त के लिए शायद हो।
जी और कोई? किसी और को फर्क आता हो होम्योस्टेसिस, एक्लिमेटाइजेशन और एडेप्टेशन का बहुत क्लियर डिफरेंस? बेटा होम्योस्टेसिस शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को कहते हैं, एक्लिमेटाइजेशन उस चेंज को कहते हैं जिसमें आप अपने इन्वायरमेंट से निकल के किसी और इन्वायरमेंट में जाएं और वहाँ के कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे हों जो कि आपकी बॉडी में ऐसा चेंज लेकर आएँ कि आप वहाँ पर अपने इन्वायरमेंट को शिफ्ट करके भी सर्वाइव कर सकें। इसको आप कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अडेप्टेशन क्या होता है? अडेप्टेशन मिलियन ईयर्स का प्रोसेस होता है। मिलियन को कम कर दें, हम कहते हैं कि 1000 ईयर्स का प्रोसेस होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने अंदर वो फीचर पैदा करे कि वो उस इन्वायरमेंट में रह सके जहां वो सरवाइव कर सकता है। यानी इसको आप यूं कह लीजिए कि इन सब में सबसे बड़ा फर्क क्या है कि जो अडेप्टेशन है ये वो प्रोसेस है जो 1, 2, 10, 12, 20, 25 सालों का प्रोसेस नहीं है। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर्स एंड द adaptations are actually granted by the natural selection. नेचुरल सिलेक्शन अगर आपके किसी फीचर को जो है वो फेवर कर देती है तो वो चीज़ आपका क्या कहलाती है? वो चीज़ आपकी अडेप्टेशन कहलाती है। होम्योस्टेसिस भी अडेप्टेशन है, एक्लिमेटाइजेशन भी अडेप्टेशन ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन चीज़ों को, ये चीज़ें एक तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की जो है वो जिसको आप हिंदी में कहते हैं तपस्या, थाउजेंड ऑफ ईयर की तपस्या का नतीजा है, थाउजेंड ऑफ ईयर्स की स्ट्रगल का नतीजा है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव हुआ है। ठीक है, तो इस हवाले से जब आप देखते हैं तो अडेप्टेशन एक ऐसा कंप्लीट प्रोग्राम है, एक ऐसा कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट तरह की फोर्सेस के नतीजे में आप किसी इन्वायरमेंट में बेटर अंदाज में रहने के काबिल हों, इसको आप कहते हैं अडेप्टेशन। अब अडेप्टिव रेडिएशन इस लिहाज से क्या होगी? अडेप्टिव रेडिएशन इस लिहाज से वो फिनोमिना है जिसमें इन ऑर्गेनिजम्स के जितने एंसेस्टर्स हैं या जितनी अडेप्टेशंस रेडिएट हुई हैं, आप देखिए ना, मैंने असल में ये टॉपिक क्यों छेड़ा, जितनी अडेप्टेशंस रेडिएट हुई हैं दोज अडेप्टेशंस आर बेटर एंड बेटर, दोज अडेप्टेशंस गॉट बेटर एंड बेटर। अगर इधर जो है बी और सी ये जो हैं दीज वर बेटर देन ए, देन डी एंड ई वुड बी, और इन दोनों में से कोई एक जो है दैट वुड बी बेटर देन देयर एंसेस्टर्स। ये मतलब है अडेप्टिव रेडिएशन का। यानी जो डिसेंडेंट्स हों, अब इसको जरा अगर हम आम अल्फाज में कहें वो क्या होगा कि अडेप्टेशंस अडेप्टेशंस रेडिएटिंग radiating radiating from ancestor to descendants that make them better survivors than their ancestors. किसी एक एंसेस्टर की बनी हुई स्पीशीज कितने अच्छे तरीके से किसी एक जगह पर सरवाइव कर सकती हैं, उस चीज को आप कहते हैं उस एंसेस्टर की अडेप्टिव रेडिएशंस। और ये अडेप्टिव रेडिएशंस जो हैं ये उसके डिसेंडेंट्स को बेटर तरीके से रहने के काबिल बनाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अडेप्टिव रेडिएशंस की जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो क्या है? ये है periods of evolutionary change in which organisms form many new species whose adaptations allow them to fill different ecological roles or niches in their communities. Large scale adaptations occurred after each big five mass extinction. अब adaptive radiation का direct ताल्लुक है mass extinctions के साथ। एग्जाम्पल इसकी समझते हैं हम सर। इसकी एग्जाम्पल्स हम समझते हैं इस तरह से कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर इस वक्त चल रहा है मिसाल के तौर पे कौन सा पीरियड चल रहा है? क्रिटेशियस। ठीक है, क्रिटेशियस पीरियड है। क्रिटेशियस पीरियड में दो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पैरेलल रह रहे हैं। एक है डायनासोर्स
और एक हैं मैमेलियन एंसेस्टर्स। मैमेलियन एंसेस्टर्स जो हैं ये असल में कौन थे, वो उस दिन भी मैंने आपको इसी चैप्टर के शुरू में पढ़ाया था, काइनोडोंट्स। ठीक है, ये काइनोडोंट्स वो थे जो नॉक्टर्नल थे, ये रात को निकला करते थे। दो वर्ड्स होते हैं ना, नॉक्टर्नल एंड डायर्नल। डायर्नल वो होते हैं जिनकी एक्टिविटी, जो ह्यूमन भी है जिनकी एक्टिविटी ज़्यादातर दिन में होती है। काइनोडोंट्स जो है वो नॉक्टर्नल थे। नॉक्टर्नल इस वजह से भी थे, ये वो अडेप्टेशन थी इनकी विच मेड देम फील सेफ इन द प्रेजेंस ऑफ डायनासोर्स, क्योंकि डायनासोर नहीं छोड़ते थे। तो और दूसरी बात कि इनके कद भी बड़े छोटे छोटे होते थे, क्योंकि बड़े कद वालों को तो डायनासोर बिल्कुल ही नहीं छोड़ते थे ना, वो तो फटाफट पकड़े जाते थे। बड़े कद वाले जितने ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे वो फटाफट पकड़े जाते थे। तो इनके जो पकड़े जाने की वजह से क्या होता था कि ये इनकी अडेप्टिव रेडिएशन, अब देखें डायनासोर ने, और करें डायनासोर ने इनकी अडेप्टिव रेडिएशन में एक तरह से एक होता है ना कि वो जो ईसीजी होती है, ईसीजी में पहले एक होता है, फिर उसके बाद एक और कर्व आता है, फिर एक और कर्व आता है। ठीक है, अब ये जो कर्व है, ये जो डायनासोर्स हैं, इन्होंने इनकी अडेप्टिव रेडिएशन को एक तरह से क्या किया हुआ था, कांस्टेंट किया हुआ था, इनकी अडेप्टेबिलिटी को कांस्टेंट किया हुआ था। लेकिन और डायनासोर खुद इवॉल्व हुए जा रहे थे, बट एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट आता है, और ये कैटास्ट्रॉफिक जो सीई लिख रहा हूं मैं, कैटास्ट्रॉफिक इवेंट आता है और डायनासोर जो है उनकी लिनिएज एकदम फॉल होती है। मैमल्स, उसके कुछ अरसे बाद पता लगता है कि मैमल्स की अडेप्टिव रेडिएशन एकदम बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि अब मैमल्स के अगेंस्ट मैमल्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्वाइव होने का मौका मिल रहा है, लिहाजा अब मैमल्स की अडेप्टिव रेडिएशन बढ़ गई है। मैमल्स के जो डिसेंडेंट्स हैं उनके अंदर कई तरह की ऐसी अडेप्टिव जो है वो अडेप्टिबिलिटी आ रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने एंसेस्टर से बेटर सर्वाइव करने के काबिल हो गए हैं। इसका वाज़े तौर पर मतलब ये है कि अडेप्टिव रेडिएशन जो है वो मैस एक्सटिंक्शन के बाद, मैस एक्सटिंक्शन तमाम स्पीशीज़ के लिए अनफेवरेबल नहीं होती, बल्कि कोई स्पीशीज़ ऐसी भी हो सकती है जिसके लिए वो फेवरेबल हो, और ये मैस एक्सटिंक्शन जो है ये बहरहाल मैमल्स के लिए खासी हद तक फेवरेबल थी, जिसके बाद मैमल्स को अडेप्टिव रेडिएशंस का बहुत मौका मिला। पूरी दुनिया में दो तरह की अडेप्टेशंस होती हैं। एक अडेप्टेशन होती है जो कि सिर्फ एक मखसूस एरिया में होती है। दूसरी अडेप्टेशन होती है जो कि यूँ कह लीजिए कि वो वर्ल्ड वाइड होती है। दूसरी अडेप्टेशन वर्ल्ड वाइड होती है। तो मैमल्स जो हैं उनकी अडेप्टेशन उस वक्त वर्ल्ड वाइड रही थी, वर्ल्ड वाइड रेडिएशन फैली थी, यानी मैमल्स जो हैं वो पूरी दुनिया में फैल गए थे, सिर्फ किस वजह से कि उनका इकोलॉजिकल निश चेंज हो गया था। उनके अंदर ऐसी अडेप्टेशंस आ गई थी जिन अडेप्टेशंस ने उनको इस काबिल बना दिया कि वो उस एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट स्पीशीज़ जो हैं वो काउंट हो सकते थे। बिल्कुल इसी तरीके से प्लांट्स को बहुत ज़्यादा ग्रो होने का मौका मिला उस एक मैस एक्सटिंक्शन के फ़ौरन बाद। क्यों? क्योंकि डायनासोर्स जो बहुत से प्लांट्स को तबाह कर दिया करते थे और बहुत से और फैक्टर्स वो उस एक मैस एक्सटिंक्शन के बाद ख़त्म हो गए, तो उनकी अडेप्टिव रेडिएशंस भी फैलती गई। उनके डिसेंडेंट्स, जो प्लांट्स के डिसेंडेंट्स थे, उनमें बेटर एंड बेटर रेडिएशंस जो हैं, वो जो अडेप्टेशंस जो हैं वो आती गई, तो वो भी बहुत फ्लरिश किया। प्लांट्स के साथ एक और स्पीशीज़, जो एक और ग्रुप जो बहुत फैला, वो इंसेक्ट्स थे, क्योंकि इंसेक्ट्स पोलिनेटर्स होते हैं। इंसेक्ट्स को जो है वो प्लांट्स पनाह भी दे देते हैं। प्लांट्स इंसेक्ट्स का फूड भी होते हैं। तो जैसे जैसे प्लांट्स इवॉल्व हुए, साथ के साथ को इवॉल्व हुए इंसेक्ट्स, और उनकी भी जो रेडिएशंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होती गई। और कीजिएगा, यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ कि Giera. In fact, the diversification of plants stimulated a series of adaptive radiation in insects that ate or pollinated plants. One reason that insects are the most diverse group of animals on earth today. यानी प्लांट्स के साथ साथ इवॉल्व होने की वजह से ये जो ऑर्गेनिजम्स थे, इंसेक्ट्स जो थे, वो उनका फूड भी बना प्लांट, और इंसेक्ट्स की पोलिनेशन की वजह से प्लांट फैलते गए। प्लांट में रहने के लिए इंसेक्ट्स को जगह मिलती गई, लिहाजा इंसेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा उनको जो है वो रेडिएशंस, अडेप्टिव रेडिएशंस जो हैं वो अवेलेबल हो गई, वो भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश किए। यहाँ पर आप देखिए एंसेस्ट्रल गायनोडोंट, ठीक है, और उसके बाद देखिए कि ये जो एरिया है, ये जो इसका एरिया है, ये आपको क्या बता रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता इनका नंबर बढ़ता चला गया। नंबर बढ़ने से क्या मुराद है कि इनके अंदर रेडिएशंस ज़्यादा से ज़्यादा होती गई। कौन सी रेडिएशंस? अडेप्टिव रेडिएशंस। उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने के लिहाज से जो वैरायटी, आप रेडिएशन को वैरायटी भी कह सकते हैं, आप रेडिएशन को वैरायटी भी कह सकते हैं। यानी
वो वैरायटीज जिसके जरिए ये ज्यादा से ज्यादा अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव हुए उसको आप अडेप्टिव वैरायटी, अडेप्टिव रेडिएशंस कहेंगे कि कितनी ज्यादा रेडिएट हुए। रेडिएट का मतलब है बढ़ना, कि फैलना, कितना ज्यादा वो जो एंसेस्ट्रल ग्रुप है वो कितना ज्यादा फैला। तो आप देख लीजिए अडेप्टिबिलिटी के हिसाब से मैमल्स बहुत ज़्यादा फैले, इंसेक्ट बहुत ज़्यादा फैले। फिर रीजनल अडेप्टिव रेडिएशंस भी होती हैं। रीजनल अडेप्टिव रेडिएशंस कौन सी होती हैं, वो इधर दिखाई हुई हैं, उन्होंने इधर दिखाई हुई हैं। रीजनल अडेप्टिव रेडिएशंस वो होती हैं जो कि किसी एक ख़ास एरिया से निकली हुई, जैसे ओवर मोर लिमिटेड जियोग्राफिक एरियाज। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें मैं अब आपको एक और जो है वो बताता हूँ चीज़। एक और जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर हम करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास थोड़ा टाइम है, इसमें ये बात हो ही जाएगी हमारी। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये आपके पास है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका यानी यूएसए। ठीक है, ये आपके पास है छोटा सा साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, जिसको लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। ठीक है, साउथ अमेरिका या इसी को आप लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। अभी जो साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिका है, इससे इस तरफ कुछ एरिया है जिसको आप आर्चिपेलागो कहते हैं, आर्चिपेलागो। और ये जो आर्चिपेलागो है, इसी एरिया में डिफरेंट आइलैंड्स पाए जाते हैं, जिनमें से एक है गैलापेगस, और इससे और दूर एक आइलैंड्स का ग्रुप है, जिनमें से एक आइलैंड है हवाई, हवाई का आइलैंड है। ठीक है, ये अगर आप थोड़ा सा मैप को देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है। तो वो यहाँ पर कहता है, वो कहता है कि द हवाईन आर्चिपेलागो इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट शो केस ऑफ दिस टाइप ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन। इसमें क्या है कि कुछ ऑर्गेनिज्म एक एरिया से निकल के, फॉर एग्जांपल गैलापेगस से या साउथ अमेरिका से निकल के किसी तरह हवाई में पहुंचे। हवाई में पहुंच के इन्होंने इस एनवायरनमेंट को क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, इस एनवायरनमेंट में रहना शुरू हो गए। अब जब वो इस एनवायरनमेंट में रहना शुरू हो गए तो ये क्या है, ये एक लोकल अडेप्टिव रेडिएशन है, ये रीजनल है। यानी वो किसी वजह से, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से भी हो सकता है, या हो सकता है कि प्रेडिटर की वजह से, ह्यूमन इंटरफेरेंस या प्रेडिटर्स, इनकी वजह से कुछ ऑर्गेनिज्म एक एरिया से निकल के दूसरे एरिया में जाकर रहना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको इस तरह की जो है वो मूवमेंट नज़र आती है तो इसको आप कहते हैं रीजनल अडेप्टिव रेडिएशंस। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है, द फिजिकल डाइवर्सिटी ऑफ ईच आइलैंड इंक्लूडिंग इमेंस variation in soil condition, elevation, rainfall provides many opportunities for evolutionary divergence by natural selection. Multiple invasion followed by speciation events have ignited an explosion of adaptive radiation in Hawaii. As a result, thousands of species that inhabit islands are found nowhere else on earth. अब ये जो रीजनल अडेप्टिव रेडिएशन होगी ना, जिसमें कुछ ऑर्गेनिज्म एक मखसूस इलाके से निकल के दूसरे इलाके में चले जाएंगे और वहां जाकर रहना शुरू हो जाएंगे। अब उनके एंसेस्टर चाहे मेन लैंड पे हो, फॉर एग्जांपल इस केस में यहाँ पर एक एनिमल स्पीशीज़ है, एक एनिमल स्पीशीज़ है। ठीक है, अब ये जो एनिमल स्पीशीज़ है, इस एनिमल स्पीशीज़ के एंसेस्टर्स जो हैं वो यहाँ पर हैं। एंसेस्ट्रल फॉसिल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, एंसेस्ट्रल फॉसिल्स, लेकिन उसके मॉडर्न जो उसके डिसेंडेंट्स हैं वो यहाँ मिलते हैं। अब इस एक रीजन से निकल के दूसरे रीजन में आते हैं, तो इसको आप कहते हैं रीजनल अडेप्टिव रेडिएशंस। पूरी दुनिया में नहीं फैले बल्कि एक और रीजन में चले गए हैं। इस तरह के जो आपको नज़र आते हैं वो ऑस्ट्रेलिया भी ऐसा ही मैप है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी इसी किस्म का मैप है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म हैं वो किसी वजह से सेपरेट हो गए। लेकिन इसमें यह नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया का तो मसला ये ना कि ऑस्ट्रेलिया तो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से जो है वो सेपरेट हुआ था, लेकिन हवाई वगैरह या इस तरह के जितने लैंड्स हैं जो पहले पॉपुलेटेड नहीं थे, लेकिन वहाँ पर आपको बहुत यूनिक स्पीशीज़ इस वजह से नज़र आती हैं कि वो मेन लैंड से निकल के आइलैंड्स पे आई और उन स्पीशीज़ ने आइलैंड को अडेप्ट कर लिया, उनके एंसेस्टर वहाँ मौजूद थे। अब एंसेस्टर एक जगह मौजूद है, उस एंसेस्टर का फैलाव कितना हुआ है, उस एंसेस्टर के डिसेंडेंट्स का फैलाव कितना हुआ है, उस एंसेस्टर के डिसेंडेंट्स का फैलाव जो है वो अगर एक इलाके तक हुआ तो वो रीजनल अडेप्टिव रेडिएशन है।
और अगर उस एंसेस्टर के डिसेंडेंट का फैलाव पूरी दुनिया में हुआ है तो वो वर्ल्ड वाइड एडेप्टिव रेडिएशन, कि कहां कहां तक गए और कितना ग्रुप बड़ा बना और उनमें कितनी एडेप्टेशन है। जी बेटा। सर